नाज़रीन आदाब, पहली बार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है। मेरे पास इस वक़्त कुछ ख़बरें हैं जिनके बारे में हम आपको आगाही देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहली जो ख़बर है वो आज की ये है कि कल रात को आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ 10 के करीब पंजाबी मुसाफ़िरों को 9 की भी खबर है, 12 की भी खबर है, 10 की भी खबर है। हम इसको जो एक कंज़र्वेटिव फ़िगर है, वो लेते हैं कि 10 अफ़राद जो हैं वो पंजाबी मुसाफ़िर थे, उनको बसों से उतारा गया और उतार कर उनके जो चेक किए गए, उनके शनाख्ती कार्ड वग़ैरह, उनके कवायद चेक किए गए और उनको फिर गोलियाँ मार दी गईं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मुतअद्दिद इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अभी कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था हिना रब्बानी खर साहिबा का, जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अल जज़ीरा पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं, हमारी गलती ये है कि हमने उसके ऊपर जो है वो क्योंकि हम पीस चाहते हैं इंडिया के साथ, तो हमने दहशतगर्दी के बारे में उनके ऊपर ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई कि इंडिया की तरफ से ये दहशतगर्दी करवाई जा रही है और हमारी ये गलती है। तो हमने जो है वो इसको ठीक करना है। अब वो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं पता क्या किया, क्योंकि आज भी मैंने वो चीज़ तो होती हुई नहीं देखी। अलबत्ता ये कोई 50,000वां वाक़या मेरा ख़्याल है। पिछले 2 साल के अंदर जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक रफ़ली 5,000 के करीब जो है वो वाक़यात पेश आ चुके हैं, छोटे-बड़े मिलाकर। उसमें बहुत सारे होते हैं जो कि इतने बड़े वाक़यात नहीं होते, कुछ होते हैं जो पहले ही रोक लिए जाते हैं, मगर ये वाक़यात जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं। हमें कुछ दिनों पहले बताया गया था कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बातचीत हो गई है। चीन के अंदर जाकर वहाँ पर वो मुत्तकी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई इसहाक डार से, दोनों ने हाथ पकड़े, एक-दूसरे के हाथ मिलाए और फिर उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि कुछ वो बीएलए के हवाले से ख़्याल करेंगे और वो उनको जो है वो सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ बदस्तूर जारी है। इसी तरह चाइना की इन्वॉल्वमेंट की जी वो बड़ा उनको टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, सिक्योरिटी टूल किट मिल गई है और अब जो है वो फेस रिकॉग्निशन हो रही है, ड्रोन्स हो रहे हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन एक और वाक़या और एक ये कोई मेरा ख़्याल है इस हफ़्ते 10 दिन के अंदर ये कोई चौथा, 5वां बड़ा वाक़या है जो हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दामात ले रही है। इसके साथ ही कल एक और बहुत अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, वो बाजौड़ में एएनपी के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब को गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया गया। मौलाना खान ज़ेब जो हैं ये ना सिर्फ़ एक पॉलिटिकल वर्कर थे, साबिक एमपीए थे, बल्कि ये एक हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने बाजौड़ की कोई पिछले 5,000 4,000 साल की जो तारीख़ है, उस पर एक किताब भी लिखी है जो कि बहुत ही एक अच्छी किताब समझी जाती है और एक तरह से एक उस्ताद भी थे और आलिम दीन थे, मौलाना थे, अपने नाम के साथ मौलाना लिखते थे, लेकिन ताल्लुक उनका अवामी नेशनल पार्टी से था। वो कभी जमात इस्लामी में या जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये वही हल्का है जहाँ पर मुबारक ज़ेब इलेक्शन जीते थे और अब उनको भी जो है वो गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। ये भी ग़ालिबन कहा जा रहा है कि तालिबान ही के साथ जो है ये वाक़या पेश आया है, उनकी जानिब से ही इसको किया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। जो बाजौड़ के ज़िलाई पुलिस ऑफ़िसर हैं, वकास रफ़ीक इनका नाम है, उन्होंने डॉन को ये बताया कि शंदई मोड़ के मकाम पर इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो 13 जुलाई को होने वाली अमन रैली की मुहिम चला रहे थे। डीपीओ रफ़ीक के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 3 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए। ये एक टारगेट किलिंग थी जो मोटरसाइकिल सवार नामालूम हमला आवरों ने की। डीपीओ रफ़ीक ने मज़ीद बताया कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। इसके अलावा एएनपी के जो सदर हैं सेनेटर एमल वली खान, उन्होंने कहा है कि रियासती इदारे इस वाक़े में शरीक के जुर्म हैं क्योंकि वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मेरा यहाँ पर एक थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए नैरेटिव और बयानिया वगैरह भी एक चीज़ होती है। आपको पता है कि मुबारक ज़ेब खान के घर पर भी 2 मरतबा हमला हुआ है अभी रिसेंटली। इसके अलावा जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उनके भाई को सिला सवाबी में गोली मारकर कत्ल किया गया था कुछ अर्सा पहले। अब ये वाक़या पेश आया है। एमल वली खान जो है वो इसका इल्ज़ाम रियासत पाकिस्तान को दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी मुजरिमाना खामोशी है, लेकिन जिनकी मुजरिमाना खामोशी नहीं है, जिनकी मुजरिमाना शोर है, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने जुर्म किया है, उसके हवाले से बात करते हुए इन सारों की ज़बानें जो हैं वो गंग हो जाती हैं और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकल वर्कर्स हैं, वो अमन रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो गोलियाँ भी खा रहे हैं इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो इनके खिलाफ मुँह खोलने से गुरेज़ा है। ना इमरान खान साहब के मुँह से कोई लफ्ज़ निकलता है इनके खिलाफ, ना मैंने शहबाज शरीफ साहब को इनके बारे में बात करते हुए सुना है, ना मैंने सरफराज बुगटी जो थोड़ा बहुत बोल लेता है वहाँ पर, लेकिन वो भी बोलने की हद तक ही वो वाक़या मौजूद है। एमल वली खान भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को, ग़ालिबन एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को चैलेंज करने से कहीं ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ बातचीत करेगी, आपसे बात करेगी और एस्टेब्लिशमेंट आपको प्रोटेक्ट भी करने की कम अज़ कम जो है वो वाव कर चुकी है, लेकिन साथ वो इनको
जो दहशतगर्द हैं, इनकी बंदूकों का मुकाबला जो है वो आप भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा वहाँ पर खामोशी इख्तियार की जाती है। मेरा ये ख़्याल है कि हमें एक खुलकर इन लोगों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जो बतदरीज ये अवाम में इनकी पोजीशन ऐसी होती जाएगी कि इसको क्योंकि कोई चैलेंज नहीं कर रहा, तो स्टेट के लिए भी इनको चैलेंज करना अवाम की मर्जी और मंशा के साथ मुमकिन नहीं रहेगा। तो अगर इनको इनके खिलाफ कोई एक्शन भी आपको चाहिए, तो उसके लिए सियासतदानों को खुलकर बात करनी होगी इस हवाले से। तीसरी खबर की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए मुआहदा हुआ है। ये 1971 में बनी थी और अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ये बेसिकली उनको उसको नए खतूत पर उस्तवार किया जाएगा, उसके अंदर जो मशीनरी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और उसकी जो वियर एंड टियर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। एक नई मशीन्स वहाँ पर लाकर लगाई जाएंगी, मगर इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो इसके अलावा है, क्योंकि दिफाई और तवानाई के शोबों के अलावा जो सनत में भी है पाकिस्तान रूस के साथ, और सी पैक का भी हिस्सा है रशिया, और उसको बनाना चाहता है पाकिस्तान और चीन दोनों का ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है रशिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत कुलीदी मेंबर है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वजूद में भी आना और उसका किसी भी तरह से इफेक्टिव होकर सामने आना। तो एक वो भी चीज़ है। साथ साथ जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इंडिया ज़ाहिर है कि पैसा उसके पास है, वो रशिया से ख़रीद सकता है, तो पाकिस्तान को रशिया को पाकिस्तान के अंदर जो सनती पैदावार है या इसकी जो इकोनॉमिक जो ताल्लुकात हैं उसको उस्तवार करके पाकिस्तान एक इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहता है, जिसकी सूरत में रूस पाकिस्तान का एक इत्तेहादी हो या कम से कम इसके मुखालिफ काम ना कर रहा हो, जैसे कि हमने 71 की जंग में या 65 की जंग में रूस को करते हुए देखा। फाइनली असद तूर और मतीउल्लाह जान खान दोनों के जो मतीउल्लाह जान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले 27 यूट्यूब चैनल्स थे जो कि बंद किए गए थे, इनमें से 2 चैनल्स को आज बहाल कर दिया गया है। एक मतीउल्लाह जान का है और एक असद अली तूर का है। असद अली तूर और मतीउल्लाह जान ही के रिव्यू क्यों जो है वो कबूल किए गए, बाकियों के क्यों नहीं किए गए, तो बहुत सारे लोग जो है वो समझेंगे कि ये कोई साजिश हो रही है। असल बात सिर्फ ये है कि इन दोनों रिव्यू फाइल किया था। जो इस्लामाबाद की एक लोकल कोर्ट है उसने उन रिव्यूज़ को उन दोनों पिटिशंस को देखा, और बाकी लोगों ने क्योंकि रिव्यू फाइल ही नहीं किया, तो इस वजह से वो जाहिर है कि अदालत उनको कोई रिलीफ भी नहीं दे सकती थी, ना ही उनसे मांगा गया था। इन दोनों का जो रिव्यू है उसको अदालत ने इस बुनियाद पर अलाउ किया है। अभी को केस चलेगा, लेकिन फ़िलहाल इनका जो बैन है उसको इम्प्लीमेंट करने से रोक दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान को। और जो अदालत है उसने ये कहा है कि इन दो चैनल्स के लिए जो इनके चलाने वाले हैं, जो एडिटर्स हैं, जो या जो यूट्यूबर्स हैं उनको कोई नोटिस इशू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये अनहर्ड जो है वो फैसला सुना दिया गया इनके खिलाफ। तो इन दोनों को अब ये भी बात है कि बाकियों के साथ मिलकर क्यों नहीं किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक और भी लोग थे जो कि जिन लोगों का ये ख्याल था कि इन सबको मिलकर जाना चाहिए, मगर शायद असद अली तूर ने या मतीउल्लाह जान ने सोचा हो कि भाई हम इमरान रियाज खान या मोहित पीरज़ादा या साबिर शाकिर या नया पाकिस्तान जैसे, ज़्यादातर तो क्योंकि इसमें पीटीआई के वर्कर्स शामिल थे, सहाफ़ी तो उसमें 2-4 ही हैं, तो हबीब अकरम जैसे या असद अली तूर जैसे या मतीउल्लाह जान जैसे, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम क्यों इनके साथ अपने आप को क्लब करें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इनके साथ क्लब हो जाए, हम क्यों इनका गवर्नमेंट का काम आसान करें। तो उन्होंने सेपरेटली जाकर अपनी रिव्यू पिटिशंस फाइल की और उनको जो है वो रिलीफ मिल गया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो उन दोनों अफराद को, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो केसेस हैं उनको केस बाय केस बेसिस के ऊपर अदालतें सुनेंगी, और जहां पर रिलीफ बनता होगा उसको ज़रूर रिलीफ भी फराहम किया जाएगा। फेक न्यूज़ का मामला अपनी जगह है, उसको करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अनहर्ड किसी को जो है वो कंडेम कर दें। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।